गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन चल रहे हैं ढूंढाड़ का इतिहास, और ढूंढाड़ के इतिहास में आज अपन बात करेंगे जयपुर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक सवाई प्रताप सिंह। अब तक के ढूंढाड़ के इतिहास में जो भी महत्वपूर्ण शासक रहे, हमने उनके बारे में और उनकी उपलब्धियों के बारे में और उनके विशेष तथ्यों के बारे में सारी चर्चाएं की है। आज अपन इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और आज बात करेंगे सवाई प्रताप सिंह की। आपसे निवेदन है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बतला दूं कि अभी जो रीट की परीक्षा संपन्न हुई है, उस रीट की परीक्षा में मेरे द्वारा राजस्थान के इतिहास से संबंधित और भारतीय संविधान के संदर्भ में जो वीडियो अपलोड किए गए हैं, उनमें से बहुत से प्रश्न निकल कर सामने आए। यानी कि राजस्थान के जीके से संबंधित और भारतीय संविधान से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, वो बहुत सारे प्रश्न मेरे वीडियो में समाहित है। जिन परीक्षार्थियों ने मेरे ये वीडियोस देखे, निश्चित रूप से उनको लाभ मिला होगा। और अगर आप और भी इसी प्रकार की परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, राजस्थान में होने वाली हर प्रकार की परीक्षा की, विशेष रूप से जो आगे परीक्षाएं आ रही है, जैसे कि पटवारी की है, ग्राम सेवक की है, इन परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। मेरा ऐसा आपको प्रयास है और ऐसी तथ्य, ऐसी चीज़ें मैं इसमें शामिल करता हूँ। तो आप इनको लगातार देखते रहिए, बने रहिए। और मैंने एक बात आपको कही है कि इनके नोट्स आप अवश्य बनाइए, वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। चलिए शुरुआत करते हैं ढूंढाड़ का इतिहास, और अपन बात करेंगे आज सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल जयपुर में 1778 से 1803 ईस्वी तक रहा। ये इस समय सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर या आमेर के कछवाहा शासन के ऊपर शासन किया था। और सवाई प्रताप सिंह को जयपुर के अब तक के समस्त शासकों में सबसे विद्वान शासक माना जाता है। सवाई प्रताप सिंह अब तक, यानी सवाई प्रताप सिंह से पूर्व जितने भी जयपुर के शासक हुए हैं या आमेर के कछवाहा शासक हुए हैं, उनमें सबसे विद्वान शासकों की श्रेणी में रखा जाता है। इसका एक कारण था कि प्रताप सिंह के दरबार में कई विद्वान लेखक और कवि रहते थे, और स्वयं प्रताप सिंह भी बहुत बड़े कवि थे। यानी कि प्रताप सिंह चूंकि स्वयं बहुत बड़े कवि थे, इसलिए अपने दरबार में उन्होंने बहुत से कवियों को आश्रय दे रखा था, बहुत से विद्वानों और लेखकों को आश्रय उन्होंने दे रखा था। और इन्हीं के शासनकाल में जयपुर के एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ का निर्माण हुआ था। अभी अपन चर्चा करेंगे कि किस ग्रंथ का निर्माण और किस प्रकार से किया गया, वो भी सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में। सवाई प्रताप सिंह स्वयं ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखते थे। याद रखिएगा, ये तथ्य याद रखिएगा, ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है। ब्रजनिधि नाम से कविताएं कौन लिखा करता था, तो वो थे आमेर के कछवाहा शासक सवाई प्रताप सिंह, और इसीलिए इन्हें ब्रजनिधि शासक भी कहा जाता था। ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखने के कारण से इनको ब्रजनिधि शासक भी कहा जाता था। तो परीक्षार्थियों, ये तथ्य आप याद रखिएगा, ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला तथ्य है। इनका संपूर्ण वर्णन ब्रजनिधि ग्रंथावली में मिलता है। यानी कि जिस शासक की हम बात कर रहे हैं, सवाई प्रताप सिंह की, इनके बारे में जो भी वर्णन है, जो भी बातें हैं, जो भी तथ्य है, और विशेष रूप से ये तथ्य कि ये स्वयं ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखते थे और इनको ब्रजनिधि शासक कहा जाता था, ये इनका वर्णन जो है ब्रजनिधि ग्रंथावली नामक एक पुस्तक में प्राप्त होता है। प्रताप सिंह के दरबार में विभिन्न क्षेत्रों के 22 विद्वान रहा करते थे, जिन्हें बाईसी या गुणीजन खान के नाम से जाना जाता था। मुझे याद है, एक बार मैंने जब आरएस का एग्जाम दिया था, तो उसमें यह प्रश्न पूछा गया था बाईसी के नाम से कि बाईसी किसके दरबारी थे, तो वो थे सवाई प्रताप सिंह के। सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वान, अलग अलग क्षेत्रों के विद्वान रहा करते थे, और इन्हीं के कारण से 22 विद्वान होने के कारण से इनको बाईसी कहा जाता था, या इनको एक और नाम से जाना जाता है, गुणीजन खान। गुणीजन खान वास्तव में एक विभाग का नाम था,
और उस विभाग में जितने भी लेखक, कवि, विद्वान हुआ करते थे वो उसमें शामिल थे और उसी कारण से उनको गुणीचंद खान भी कहा जाता। आज भी जयपुर में गुणीचंद खान मौजूद है। आज भी भले ही राजा रजवाड़ों का शासन समाप्त हो गया हो और उसको समाप्त हुए भी 70 साल से ज़्यादा हो गया हो, लेकिन आज भी गुणीचंद खान के नाम से एक चीज़ प्रचलित है। तो इस गुणीचंद खान की स्थापना सवाई प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी, जिसको बाईसी भी कहा जाता था, क्योंकि विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों के 22 विद्वान इसमें हुआ करते थे। बाईसी में देवर्षि ब्रजपाल भट्ट, ये देवर्षि ब्रजपाल भट्ट जो थे वो इनके प्रधान दरबारी भी थे, प्रधान कवि भी थे और प्रधान लेखक भी थे। और इसके अलावा गणपति भारती, चांद खां, द्वारिकानाथ भट्ट जैसे मुख्य विद्वान रहा करते थे, जो कभी बाईसी का भाग हुआ करते थे। ये मेरे कुछ प्रमुख नाम बताए हैं जो बहुत बड़े विद्वानों के नाम हैं, जो उस समय गुणीचंद खान या बाईसी की शोभा बढ़ाते थे। इनमें देवर्षि ब्रजपाल भट्ट, गणपति भारती, चांद खां, द्वारिकानाथ भट्ट आदि ये मुख्य थे। प्रताप सिंह ने चांद खां को बुद्ध प्रकाश की उपाधि से सम्मानित किया था। ये भी याद रखिएगा कि चांद खां जो इनके दरबारी थे उनको प्रताप सिंह ने बुद्ध प्रकाश की उपाधि प्रदान की थी। अपने शासनकाल में एक कला और संगीत का विशेष सम्मेलन का आयोजन करवाया था। ये जो सवाई प्रताप सिंह थे, इन्होंने अपने शासनकाल में पूरे भारतीयों को, पूरे भारत के विद्वानों को आमंत्रित करते हुए एक कला और संगीत के विशाल सम्मेलन का आयोजन जयपुर में करवाया था और लेखन का भार दरबारी कवि देवर्षि ब्रजपाल भट्ट को सौंपा गया। यानी कि इसमें जो कुछ भी अर्जित होना था, इसमें जो कुछ भी लोग आने थे, जो विद्वान आने थे, जो लेखक आने थे, जो कवि आने थे, और उसमें जो कुछ भी होना था वो सारा का सारा एक ग्रंथ में समाहित किया जाना था। और इस ग्रंथ को लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई इनके प्रमुख दरबारी कवि देवर्षि ब्रजपाल भट्ट को, और इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की जिस ग्रंथ का नाम है राधा गोविंद संगीत सार। ये तथ्य भी याद रखिएगा, ये भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। राधा गोविंद संगीत सार, इस ग्रंथ की रचना सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में जयपुर में बुलाए गए एक विशाल सम्मेलन के मार्फत की गई और इसको लिखने का श्रेय है देवर्षि ब्रजपाल भट्ट को। इनके द्वारा राधा गोविंद संगीत सार नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना इसमें की गई थी। 1799 ईस्वी में एक ऐतिहासिक इमारत हवा महल का वास्तुकार लालचंद उस्ता के नेतृत्व में निर्माण करवाया। यानी कि हम जयपुर की शान जिसे हम कहते हैं, राजस्थान का प्रतीक जिसे हम कहते हैं हवा महल, उस हवा महल का निर्माण सन 1799 ईस्वी में करवाया गया और उस समय इसका निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह जो जयपुर के तत्कालीन शासक हुआ करते थे। और इस ऐतिहासिक इमारत के वास्तुकार थे लालचंद उस्ता। इन्हीं की देख रेख में इस ऐतिहासिक हवा महल का निर्माण करवाया गया था और हवा महल बिना नींव की इमारत है, यानी कि इसके लिए अलग से कोई नींव नहीं भरी गई थी, सीधा ही इसको जमीन पर उठाया गया। 5 मंजिला ऐतिहासिक इमारत बिना नींव की इमारत मानी जाती है। यह इमारत भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की आकृति में तैयार की गई है। ऐसा भी कहा जाता है कि यह इमारत भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और इसी कारण से इस प्रकार की आकृति इसकी बनाएगी जिससे ऐसा प्रतीत हो कि भगवान श्री कृष्ण का मुकुट बना हुआ है। इसी के हिसाब से इस इमारत का निर्माण करवाया गया था। इसमें कुल 5 मंजिल हैं जिन्हें क्रमशः शरद मंदिर, रतन मंदिर, प्रकाश मंदिर, विचित्र मंदिर तथा 5वीं मंजिल को हवा मंदिर के नाम से जाना जाता है। जो 5 मंजिलें, इन 500 मंजिलों का अलग अलग नाम दिया गया है। पहली मंजिल जो कि भूमि पर स्थित है इसको शरद मंदिर कहा जाता है, दूसरी मंजिल को रतन मंदिर कहा जाता है, तीसरी मंजिल को प्रकाश मंदिर कहा जाता है और चौथी मंजिल को विचित्र मंदिर कहा जाता है। जो सबसे ऊपर है, जो 5वीं मंजिल है, उसको हवा मंदिर के नाम से जाना जाता है और इसी कारण से पूरी इमारत को हवा महल के नाम से जाना जाता है। और इसको हवा महल कहने का एक और बड़ा कारण है कि इसमें कुल 365
खिड़कियां हैं। ये तथ्य तो बहुत इजी है आपको याद रखने में। वर्ष में दिन होते हैं 365 और इसी प्रकार से हवा महल में भी खिड़कियां हैं 365। तो पूरे हवा महल में 365 खिड़कियां होने के कारण से ही इसको हवा महल कहा जाता है। एक विशेष तथ्य आप नोट कीजिएगा, राजस्थान का दूसरा हवा महल खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है, जिसका निर्माण भोपाल सिंह ने करवाया था। हवा महल, दूसरा हवा महल जो स्थित है खेतड़ी में, और खेतड़ी स्थित है झुंझुनू में, और इसका निर्माण करवाया था भोपाल सिंह, जो कि खेतड़ी के तत्कालिक शासक हुआ करते थे। इन्होंने खेतड़ी में एक हवा महल का निर्माण करवाया, जिसे हवा महल के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान का तीसरा हवा महल कुचामन दुर्ग में स्थित है। तीसरा हवा महल देखिए, पहला हवा महल जयपुर में, दूसरा हवा महल खेतड़ी में, और तीसरा हवा महल कुचामन दुर्ग में। एक और तथ्य याद रखिएगा कि ऐसा प्राय कंफ्यूजन हो जाता है कि एक नाम आता है खेतड़ी महल। खेतड़ी महल कहाँ स्थित है ये याद रखिएगा। खेतड़ी महल जरूर खेतड़ी के नाम से है, लेकिन वो स्थित है झुंझुनू में। खेतड़ी महल झुंझुनू में स्थित है, और हवा महल, दूसरा हवा महल, वो खेतड़ी में स्थित है। थोड़ा सा तथ्य आप ध्यान रखिएगा, कई बार अपने को कंफ्यूजन हो जाता है। तो पहला हवा महल जयपुर में, दूसरा हवा महल खेतड़ी में, और तीसरा हवा महल कुचामन दुर्ग में। और एक और है, राजस्थान में हवा बंगला तिजारा अलवर में स्थित है। हमने बात की 3 हवा महल की, और एक बात की हवा बंगला की। हवा बंगला तिजारा जो अलवर में है, और इसका अलावा हवा महल पहला जयपुर, दूसरा खेतड़ी और तीसरा कुचामन में। तथ्य याद रखिएगा। प्रताप सिंह का एक युद्ध अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज थॉमस के साथ हुआ था। क्योंकि प्रताप सिंह ने थोड़ी सी विद्रोही तेवर दिखाए थे, इसलिए अंग्रेज अधिकारी के साथ इनका युद्ध हुआ, जिसमें प्रताप सिंह पराजित हुए थे। प्रताप सिंह ने 1787 ईस्वी में तुंगा के युद्ध में, जो जयपुर के पास में तुंगा नामक जगह वहां पर हुआ था, में महादाजी सिंधिया को पराजित किया था। तुंगा का युद्ध 1787 ईस्वी में लड़ा गया था, और इस युद्ध में जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह ने 1787 ईस्वी में महादाजी सिंधिया, जो मराठा शासक हुआ करते थे, मराठा सरदार हुआ करते थे, उनको पराजित किया था। यह क्वेश्चन RS में भी पूछा जा चुका है। 1787 का तुंगा युद्ध, जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह और मराठा सरदार महादाजी सिंधिया, जिसमें मराठा सरदार की पराजय हुई थी। सवाई जगत सिंह 1803-1818 ईस्वी, ये अगले शासक जो कछवाहा शासक के उत्तराधिकारी बने, सवाई जगत सिंह। इन्होंने शासन किया जयपुर में 1803 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक। इनको जयपुर का सबसे बदनाम शासक कहा जाता है। यह भी याद रखिएगा तथ्य कि जयपुर के सबसे बदनाम शासक के रूप में किसे जाना जाता है, सवाई जगत सिंह को। सवाई जगत सिंह जयपुर के सबसे बदनाम शासकों में माने जाते हैं। इनका संबंध रसकपुर नामक वेश्या से था, जिसका जयपुर प्रशासन में प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था। ये बदनाम शासक के रूप में क्यों जाने गए, क्योंकि इनका संबंध रसकपुर नामक एक वेश्या से था, और इस वेश्या का प्रशासन में इतना दखल था कि रसकपुर की इच्छा के बिना जयपुर में कुछ भी होना संभव नहीं था। इन्होंने इतना अपना दबदबा कायम कर रखा था कि एक प्रकार से जगत सिंह जरूर शासक थे, राजा थे, लेकिन जयपुर का प्रशासन चलाती थी रसकपुर नामक वेश्या। जगत सिंह ने इसके नाम पर रसकपुर नामक सिक्कों का प्रचलन भी करवाया था। ये भी तथ्य याद रखेगा। जगत सिंह ने रसकपुर नामक अपनी प्रेमिका के लिए रसकपुर नामक सिक्कों का प्रचलन करवाया था, क्योंकि इसकी जो प्रेमिका थी उसका नाम रसकपुर था, इसीलिए रसकपुर के नाम से उन्होंने सिक्कों का प्रचलन भी जगत सिंह ने करवाया था। सिक्कों के कारण जगत सिंह को काफ़ी बदनाम होना पड़ा था, यानी कि जो बदनामी का प्रमुख कारण था वो यही था कि इन्होंने एक वेश्या के नाम पर सिक्कों का प्रचलन जयपुर में करवाया था। यानी कि रसकपुर सिक्के प्रचलित करवाने के कारण से जगत सिंह को काफ़ी बदनाम होना पड़ा था। बाद में रसकपुर को नाहरगढ़ दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था। जब इतना बदनाम हो गया था जगत सिंह, तब बदनामी से बचने के लिए आखिरकार जगत सिंह ने रसकपुर को बंदी बना लिया और बंदी बनाकर नाहरगढ़ दुर्ग में कैद
कर लिया था और काफ़ी सालों तक ये नाहरगढ़ दुर्ग में बंदी के रूप में जीवन जीती रही थी। इसलिए सवाई जगत सिंह को जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता है। जगत सिंह ने अपने राज्य को मराठा व पिंडारियों के आक्रमण से बचाने के लिए ब्रिटिश सरकार से 15 अप्रैल 1818 को संधि कर ली थी। ये भी तथ्य याद रखिएगा कि जयपुर के किस शासक ने ब्रिटिश सरकार के साथ संधि की थी, तो वो थे सवाई जगत सिंह, और इन्होंने 15 अप्रैल 1818 को ब्रिटिश सरकार के साथ संधि संपन्न की थी। और प्रमुख कारण क्या था संधि करने का? मराठों के आक्रमण और पिंडारियों के आक्रमण से खुद को बचाना। ये जगत सिंह कोई पहले शासक नहीं थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ संधि की थी। इससे पहले भी राजस्थान के बहुत से शासकों ने ब्रिटिश सरकार के साथ संधि कर ली थी। सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के साथ संधि करने वाली रियासत थी करौली। करौली के शासक थे हरबख्श पाल सिंह। इन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के साथ संधि संपन्न की थी और उसके पश्चात धीरे धीरे राजस्थान की जितनी भी रियासतें थी उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ संधियां संपन्न कर ली थी। और सबसे अंत में संधि संपन्न हुई थी सिरोही की संधि, जो 1823 ईस्वी में हुई थी और सिरोही के शासक थे शिव सिंह। इन्होंने संधि संपन्न की थी और सभी रियासतों के द्वारा ब्रिटिश सरकार के साथ संधि करने का प्रमुख कारण था मराठों का आक्रमण और पिंडारियों का आक्रमण। इससे बचने के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ संधि संपन्न की गई थी। 1807 ईस्वी में गिंगोली नामक युद्ध में जोधपुर के शासक मान सिंह की सेना को पराजित किया था। 1807 ईस्वी का ऐतिहासिक युद्ध जो गिंगोली नामक के स्थान पर लड़ा गया था, जो जोधपुर के पास में स्थित है, जो वर्तमान में जोधपुर जिले नागौर जिले में है। और ये युद्ध जोधपुर के शासक मान सिंह और जयपुर के शासक जगत सिंह के बीच में हुआ था। और इस युद्ध का प्रमुख कारण था मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी। ये युद्ध जो गिंगोली का युद्ध था, ये युद्ध लड़ा गया था मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के नाम पर। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बतला दूं कि उदयपुर यानी जिसे हम मेवाड़ के नाम से जानते हैं, मेवाड़ के शासक हुआ करते थे भीम सिंह और भीम सिंह की पुत्री हुआ करती थी राजकुमारी कृष्णा कुमारी। भीम सिंह जो मेवाड़ के शासक थे, उन्होंने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का संबंध जोधपुर के शासक भीम सिंह से तय किया था। यानी कि मेवाड़ के भीम सिंह ने अपनी बेटी का रिश्ता जोधपुर के भीम सिंह से तय किया था। लेकिन शादी से पहले, विवाह से पहले जोधपुर के जो शासक थे भीम सिंह, उनकी मृत्यु हो जाती है और भीम सिंह के पश्चात जोधपुर के शासक बनते हैं मान सिंह। जब भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है तब मेवाड़ के भीम सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह जयपुर के सवाई जगत सिंह के साथ तय कर दिया। इसके कारण से जोधपुर के मान सिंह जो भीम सिंह के उत्तराधिकारी बने, वो इस संबंध से नाराज हो गए। उनका ये मानना था कि जब राजकुमारी का विवाह जोधपुर में तय हुआ तो उनका विवाह भी जोधपुर में ही होना चाहिए था। इसके लिए वो मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करने के लिए चल देते हैं। जब मान सिंह मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए आते हैं तो सवाई जगत सिंह जयपुर के शासक वो मेवाड़ की सहायता के लिए आते हैं और गिंगोली नामक स्थान पर 1807 ईस्वी में मान सिंह की सेना, जो जोधपुर के शासक थे मान सिंह, और सवाई जगत सिंह जो जयपुर के शासक थे, इनके बीच में गिंगोली का युद्ध होता है। और इस गिंगोली के युद्ध में सवाई जगत सिंह ने मान सिंह की सेना को पराजित किया था। बाद में मेवाड़ की जो राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी, इस कलह से बचने के लिए उन्होंने विष पीकर जान दे दी थी। ऐसा कहा जाता है कि अमीर खां पिंडारी ने उनको विष देकर मरवा दिया था। खैर जो भी कुछ भी हो, लेकिन इस युद्ध के पश्चात ग्रह कलह से बचने के लिए मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी को विषपान दे दिया गया, या उन्होंने विषपान करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। इन्होंने जयपुर में ब्रज बिहारी मंदिर का निर्माण भी करवाया था। किसने? सवाई जगत सिंह ने जयपुर में एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसे ब्रज बिहारी मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों, यह है सवाई प्रताप सिंह और सवाई जगत सिंह। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में हम इस कड़ी को और आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे जयपुर के एक और महत्वपूर्ण शासक सवाई राम सिंह द्वितीय की। और ये जो अगला वीडियो होगा ये ढूंढाड़ के इतिहास में अपना अंतिम वीडियो होगा। उसके पश्चात अपना और अलग इतिहास प्रारंभ करेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और एक बात मैं जो रोज़ कहता हूँ कि
ये जो भी नोट्स है आपके सामने जो भी आ रहे हैं इनके स्क्रीनशॉट लीजिए और इनके नोट्स आप बनाइए। काफ़ी उपयोगी नोट्स आपके लिए ये साबित होंगे, हर परीक्षार्थी के लिए साबित होंगे। आशा आपको वीडियो पसंद आया, कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।